कि चाइना को लाल आंख दिखाना तो दूर, मोदी सरकार उसके सामने अपनी दुम हिला रही है। चाइना से एफडीआई की अब भीख मांगी जा रही है। तो ये सब मोदी जी ना करें प्लीज़, एंड उनको बिजनेस दें जो हकदार हैं और जिन्होंने क्वालिटी वर्क प्रोवाइड किया है। जिस करप्शन के मुद्दे पर मोदी पावर में आया था 2014 में, आज उसी करप्शन, उसी स्टाइल ऑफ करप्शन पर चुप्पी रखी हुई है सरकार ने। बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये 10 वॉक इन इंटरव्यू के स्पॉट्स पब्लिश किए गए, करीबन 2000 एप्लीकेंट्स वहां आ धम के। लेकिन सच तो यह है कि सरकार के पास पैसे है ही नहीं, तब फकीरी ही चल रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार एक यूथ को अब सामने आना चाहिए और अब यूथ की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए इन डिसीजंस में, राइट? क्योंकि वो बेटर कनेक्ट करते हैं आज के टाइम से। चलिए जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं देशभक्त की एक वीडियो पे, जिसमें उन्होंने फर्स्ट 50 डेज ऑफ मोदी 3.0 गवर्नमेंट को एनालाइज किया है और उसकी कुछ टिप्पणियाँ की हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को, मज़ा आएगा इस वीडियो में। इनकी वीडियोस फैबुलस रहती हैं। और बिना अब किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। नोटबंदी के मास्टर स्ट्रोक के बाद वाले 50 दिन मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़े, लेकिन जैसे तैसे वो कट गए। लोगों ने भी कहा कि हमारे जवान सियाचिन में खड़े हुए हैं, तो हम भी गर्व से एटीएम लाइन में खड़े रहेंगे और अपना कटवाएंगे। बात तो सही है। आज नोटबंदी को सरकार भुला चुकी है, लेकिन 2024 में एनडीए सरकार के पहले 50 दिन भी मोदी को उतने ही मेरे को ये लगता है कि जो डीमोनेटाइजेशन था, पहले भी कई देशों ने ये ट्राई किया है और उन देशों का बहुत बुरा हाल हो गया था। इंडिया को भी सफर करना पड़ा, बट वैसा हमारा हाल नहीं हुआ। सो वी वर लकी इन दैट केस, बट आई थिंक दैट वाज अ रियली रियली बैड कॉल बाय द गवर्नमेंट। भारी या उससे भी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं और लोगों का भी सब्र का बांध इस बार टूटता हुआ दिख रहा है। जुमलों का भी खास इंपैक्ट नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें तो मोदी 3.0 की ओपनिंग आजकल की कंगना रनावत, अक्षय कुमार स्टारर मूवीज की तरह रही। भगवान, मैंने डिजास्टर, फ्लॉप, 1 स्टार रेटिंग। नहीं, मैंने एक टाइम था 5-10 साल पहले, जब ये नेता अभिनेता हिट पे हिट, सुपर हिट पे सुपर हिट, स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक दिया करते थे। लेकिन अब तो हवा ही जैसे बदल गई है। स्क्रिप्ट से बांस आने लगी है और सारे दावपेच उल्टे पड़ने लगे हैं। ऊपर से आपदा के ऊपर आपदा, जैसे भगवान श्री राम का श्राप लग गया हो मोदी जी को। देशभक्त के आज के स्पेशल एपिसोड में लेंगे नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 50 दिन का पूरा हिसाब। वैसे तो पहले 50-100 दिन हनीमून पीरियड, हनीमून फेज बोला जाता है। लेकिन यहां तो सारा हनी ऑलरेडी निचोड़ दिया गया है और लोग पूछ रहे हैं कि वो जो चांद तारे, वो जो मून के सपने दिखाए थे, वो कहां हैं? शुरुआत करते हैं लेटेस्ट भसड़ से। बजट 2024, 10 साल बाद मिडिल क्लास का जैसे जमीर जग उठा। उसे समझ में आने लगा कि हिंदू समाज नहीं, उसका बटवा सेविंग्स अकाउंट और उसका भविष्य ही खतरे में है। निर्मला नाई ने पहले ही इनकम टैक्स और गुड्स और सर्विसेज टैक्स लगा के रखा था। अब इसके बाद कैपिटल। भाई एक बात बताओ मेरे को पहले यार, अभी हम नया बजट रिलीज हो चुका है और हम सबों ने बजट देखा यार। आप लोगों का इस बजट के बारे में क्या मौक़िफ़ है, यानी कि आपकी राय क्या है, वो मेरे को ज़रूर बताएं इस बजट के बारे में। क्योंकि मिडिल क्लास जो है भाई, वो पहले ही सैंडविच था और अब उस सैंडविच के ऊपर, मतलब कहते हैं ना कि कंप्रेसिंग मशीन में डाल दो, उसको एकदम निचोड़ दो। तो अब तो वैसा हाल हो गया, क्योंकि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। तो यार, इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईली टैक्सड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। आप हमसे टैक्स इंग्लैंड की तरह लेते हो, लेकिन जो हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो मुझे लगता है जैसे सोमालिया में सर्विस प्रोवाइड होती है, वैसी कुछ हैं। चलें अब आगे देखते हैं। गेन्स टैक्स से लोगों का तेल निचोड़ना शुरू हो चुका है। घर खरीदो और ज्यादा टैक्स, घर बेचो और टैक्स, घर किराए पे दो और टैक्स, सोना खरीदो और टैक्स, सोना बेचो और ज्यादा टैक्स, और वो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना, तो इन्फ्लेशन की मार भी सहो। ऐसे कम बजट हुए हैं हमारे देश के इतिहास में, जहां लेफ्ट, जहां राइट, जहां सेंटर, सब मिलके एक ही पर्सन को गलिया रहे हैं। वन इंडिया, वन आउटरीच। लेकिन सच तो यह है कि सरकार के पास पैसे है ही नहीं।
एफडीआई 16 साल में सबसे नीचे गिरी पड़ी हुई है, नौकरियां नई बन नहीं रही हैं, और अब तो ताई ने 1 करोड़ इंटर्नशिप्स का झुनझुना भी बजा दिया बजट में। लेकिन इस बार लोगों को भी समझ में आ गया ये सब फजूड़ी हेडलाइन मैनेजमेंट है, कुछ होने वाला है नहीं। लोगों का सरकार को इस तरीके से गलियाना, सरकार पर नाराज होना काफी जायज है, खास करके अगर आप ये बात देखो कि सरकार पर्सनल, मैंने आपके और हमारे पर्सनल इनकम टैक्स से ज्यादा कमाई कर रही है बतौर की कॉर्पोरेट टैक्स, जबकि होना उल्टा चाहिए। लेकिन जब बड़े बड़े पूंजीपति सरकार के इतने करीबी दोस्त होंगे तो टैक्स तो मिडिल क्लास को ही देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। उसके ऊपर पिछले 50 दिनों में एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स कम आए हैं, स्कैम्स ज्यादा निकले हैं। जिस करप्शन के मुद्दे पर मोदी पावर में आया था 2014 में, आज उसी करप्शन, उसी स्टाइल ऑफ करप्शन पर चुप्पी रखी हुई है सरकार ने। और नीट ही नहीं, शायद दुनिया, यार मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए और इन जो ये सारी चीज़ें हैं इनको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यार, आपके घर में भी होंगे आपके छोटे बहन भाई, राइट, या आप खुद हो सकते हैं जो इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत ही जी तोड़ से मेहनत करते हैं, और अगर एंड में यार मेरे को लगता है कि मतलब इस तरीके से कुछ छल हो उसमें, तो फिर इंसान का हौसला जो है वो पस्त हो जाता है, और वो मेहनत करने की बहुत सारे लोगों में फिर वो चाह नहीं रहती है, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक दैट इट्स रिग्ड। सो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। या दुनिया के सबसे कठिन परीक्षा को शॉर्ट सर्किट किस तरीके से किया गया है, स्टूडेंट्स ने यह भी देखा पिछले 50 दिनों में। इसमें अब कोई शक नहीं है कि यूपीएससी एग्जाम में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डिसेबिलिटी कोटा का खुल के ठूस के मिसयूज हुआ है। वेल कनेक्टेड कैंडिडेट्स ने कैसे एंट्री मारी है ये हमने देखा है, और पूजा खेड़कर और अभिषेक सिंह तो इस केस में सिर्फ ट्रेलर है। अगर सरकार इन्वेस्टिगेट करे तो पूरे का पूरा आईएएस सिस्टम ना चरमरा जाएगा। शायद इसीलिए इसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो युवा है, जो यंग एस्पिरेंट है, उसको ये सारी चीजें साफ दिख रही हैं कि कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। और भाई अगर देखो सरकार चाहे तो सरकार कुछ भी कर सकती है यार, सरकार ऑन द टॉप होती है, ठीक है, बाकी सारे इदारे यार सरकार के तो नीचे ही आते हैं, ठीक है ना। तो सरकार मतलब क्यों नहीं कर रही है ऐसा? आर देयर सम पर्सनल बेनिफिट्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स दैट दे वांट सेव? आई डोंट नो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं और सॉरी बाबू या उनकी गुड बुक्स में है, तो मेरे को नहीं पता, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको क्या लगता है। कौन चुप बैठा हुआ है? और चुप एक चीज पर सरकार नहीं बैठी हुई है कि ये बात कि नहीं, अग्निवीर तो मास्टर स्ट्रोक है पिछले 50 दिनों में, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक का भांडा हमें फूटता हुआ दिखाई दिया। फायदा नहीं। अरे विपक्ष ने भी तीखा वार किया है इस मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर। नाम सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अब दिखने लगा है कि काम क्या है। कैसे सीमा पर मारे गए अग्निवीरों को ठीक से कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा है, कैसे आर्मी के टॉप ब्रास से बिना डिस्कस किए गए इस प्लान को इंप्लीमेंट किया गया, कैसे पैसे, मतलब कि जब सरकार ने अग्निवीर स्कीम लॉन्च की तो उन्होंने आर्मी के टॉप ऑफिशियल से इसके बारे में बात नहीं की। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आर्मी के लिए एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं और आप आर्मी के जो हाई कमांड है, राइट, जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ आप डिस्कस नहीं कर रहे इस चीज़ के बारे में? ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट, बट दैट्स द टाइम वी आर लिविंग इन ब्रो। इसे बचाने के चक्कर में 2 तरीके के जवान हमारे फौज में बनाए जा रहे हैं। कैसे 75% ऑफ दी अग्निवीर जब 4 साल के बाद फौज से निकाल दिए जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा, अब ये लोगों को समझ में आ रहा है। अब ठीक नोटबंदी की तरह जैसा हुआ था, अब सरकार जुट गई है काम में कि नहीं हम, भाई ये बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि भाई 4 साल के बाद उनको शायद 25 लाख 20-25 लाख रुपए कोई सरकार देगी एंड वो उससे कुछ काम कर सकते हैं। भाई लेकिन देखें, अगर पैसा मिल रहा है उनको, बट दे डोंट हैव दैट बिजनेस स्किल्स विद इन देम, राइट, क्योंकि उन उस चीज़ के ऊपर तो डेवलपमेंट कभी हुई नहीं है उनकी, तो वो उस पैसे का सिर्फ क्या करेंगे, तो एफडी बना के रख लेंगे, और एफडी पे भी कितना 4-5% का अगर उनको रिटर्न मिलेगा भी, बट आई डोंट थिंक दैट्स इनफ फॉर देम, राइट। तो वो क्या करेंगे? एक लॉन्ग टर्म जो हम कहते हैं फिजिबिलिटी नहीं दिखती है इस चीज़ के अंदर, और तभी बहुत सारे लोगों ने भी इसको अपोज किया है। और कमेंट करके बताओ यार तुम्हारा क्या है इसके बारे में ख्याल। प्रूव करके दिखाएंगे कि अग्निवीर हमारे फोर्स को मॉडर्न बना देगा, यंग बना देगा, एफिशिएंट बना देगा। नहीं, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और निकाले गए जो अग्निवीर होंगे, अब आनंद फानंद में यह किया जा रहा है कि नहीं नहीं देखिए, इसको पुलिस में लिया जाएगा, इनको सीआरपीएफ में लिया जाएगा, इनको गार्ड की नौकरी ली जाएगी। लेकिन अखबारों में, सुर्खियों में अग्निवीर का फ्यूचर क्या होने वाला है अगली कुछ ही सालों में, यह हमें साफ दिखने में आ रहा है।
मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा काफी प्रचलन में रहा है पिछले कुछ सालों में, लेकिन नॉट फॉर जॉब्स। यहां कोई नहीं कह रहा, भक्तगण भी नहीं कहते कि मोदी है तो जॉब्स मुमकिन है, वहां तो नामुमकिन ही दिख रहा है। पिछले 50 दिनों में इसके कुछ हमें सीन भी दिखे। मुंबई में 25,000 एप्लीकेंट्स का ये मेला देखिए, ये कोई जॉब फेयर नहीं है। मेंटेनेंस स्टाफ ने 600 वैकेंसीज अनाउंस किए वॉक इन इंटरव्यूज के लिए, बदले में 25,000 लोग पहुंच गए इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए, भगदड़ मच गई। और ये कोई आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है, ये देखिए आप दशकों से गुजरात मॉडल का नजारा देखिए। भरूच में देखिए 10 वॉक इन इंटरव्यू के स्पॉट्स पब्लिश किए गए, करीबन 2,000 एप्लीकेंट्स वहां आ धमके। भाई ये विजुअल्स देख के एक चीज़ मतलब साफ पता चल रही है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पार्टी डू यू गाइस सपोर्ट, ये दिख रहा है कि भाई हमारे देश में बेरोज़गारी कितनी हाई है यार। 10 वैकेंसीज़ के लिए ऑलमोस्ट 2,000 जवान आए हैं वो वैकेंसीज़ लेने के लिए। बट यार सीरियसली मतलब उसका अगर हम निकालें कि मतलब परसेंटेज वाइज वो कितना कम निकलता है, राइट? आई थिंक इट्स 0.2% और 0.1%, समथिंग लाइक दैट। चरम सीमा पर है बेरोजगारी। आई थिंक इफ दैट्स करेक्ट, दैट्स इफ हाउ यू से इट। रेलिंग तोड़ दिया, और शायद ये भ्रम भी कि सब चंगासी है। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या अब कितनी गहरी हो गई है। कितना भी डेटा को टॉर्चर कर लो, कितना भी डेटा को उल्टा सीधा कर लो, बेरोजगारी का मंजर मोदी के सर पर मंडरा रहा है। सीएमआई का डेटा देखिए, 9% से ज्यादा हो चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट, और अब तो कोविड, यूक्रेन वॉर, उसका भी पुराना एक्सक्यूज हो चुका है। बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये बात सरकार की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI की डेटा साफ बताती है। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड के शॉक की वजह से 1.25 लाख करोड़ का नुकसान इकोनॉमी को झेलना पड़ा, और 1.6 करोड़। तो यानी कि डिमोनेटाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, कोविड-19 की वजह से 1.25 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा, और उसमें से सिर्फ जो नेचुरल डिजास्टर था वो एक था, दैट वाज कोविड-19। जो बाकी सब थे वो सब गवर्नमेंट के, मैं कहूँगा कि एकदम बेहुदे डिसीजंस थे जिनकी वजह से ये हुआ। सो डिसीजंस को अप करने की ज़रूरत है, एक अच्छे डिसीजंस को लेने की ज़रूरत है। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार एक यूथ को अब सामने आना चाहिए, और अब यूथ की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए इन डिसीजंस में, राइट? क्योंकि वो बेटर कनेक्ट करते हैं आज के टाइम से। और नौकरियां गई हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, तो नई नौकरियां छोड़ो, पुरानी नौकरियां भी हाथ से जा रही हैं। और हताश लोग, वो बेचारे शहर छोड़कर वापस गांव की तरफ कूच कर रहे हैं। कि चाइना को लाल आंख दिखाना तो दूर, मोदी सरकार उसके सामने अपनी दुम हिला रही है। चाइना से FDI की अब भीख मांगी जा रही है, चाइनीज वर्कर्स को एक्सप्रेस वीजा दिया जा रहा है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन देश से हम $100 बिलियन से ज्यादा का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों में हर साल बढ़ रहा है। और नौकरियां मिले ना मिले, तो अगर हम चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना बिजनेस कर रहे हैं उनसे, तो व्हाट अबाउट मेक इन इंडिया? जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसका तो मतलब बहुत नाम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम हर साल पिछले साल से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से? इफ़ यू गाइज नो, मुझे बताओ यार। पिछले 50 दिनों में देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत भी, उसकी भी पोल खुल गई। बिहार में 15 ब्रिज एक महीने में क्षतिग्रस्त, उत्तराखंड में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलैप्स, पहली बार नहीं दूसरी बार। 2022 में यही ब्रिज पहली बार कोलैप्स किया था। पहली बारिश में कई एयरपोर्ट्स का भी पोल खुल गया, वही एयरपोर्ट्स जो मोदी जी ने इलेक्शन से ठीक पहले इनॉग्रेट किए थे। दिल्ली, जबलपुर, राजकोट, गुवाहाटी, सबका एक ही हाल है मॉनसून में। मुंबई में अटल सेतु 6 महीने हुए हैं इनॉग्रेशन को, वहां क्रैक्स आने लगे। उधर बांद्रा कुलरा कॉम्प्लेक्स और लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के बीच वाला फ्लाईओवर, उसको बंद कर दिया गया फॉर रिपेयर्स। मोदी जी ने पिछले साल में ही इसको उद्घाटन किया था। 1 घंटे बारिश से दिल्ली हो या मिलीनियम सिटी गुड़गांव, सब ढेर हो जाते हैं। भाई इसका मतलब यही है कि मतलब अगर 1 साल में या 6 महीने में भी पिछले प्रोजेक्ट्स बने हैं इंडिया में, अगर उनकी अभी ये हाल चल रही है, उसका मतलब ये है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और टेंडरिंग में जिन कंपनीज को टेंडर दिए गए हैं, आई थिंक दे वर ऑन द गुड बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर वट एवर रीज़न, आई डोंट नो, बट मेरे को लगता है फेवर करने की बजाय आपको उन कंपनीज को टेंडर्स देने चाहिए which have a proven record of quality work in infrastructure, क्योंकि एक देश की जो प्रोग्रेस होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये सब मोदी जी ना करें प्लीज़, एंड उनको बिजनेस दें जो हकदार हैं और जिन्होंने क्वालिटी वर्क प्रोवाइड किया है।
I think we as youth need to come up and take steps against this, and because मुझे लगता है कि जो हमारा देश है ये एक amalgam है of people from different cultures, languages and everything. So ऐसी country को सिर्फ democracy ही चला सकती है, एक dictatorship नहीं चला सकती. So और dictatorship I don't think so. I don't think कि हमें we should even consider dictatorship. So yes, उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये reaction पसंद आया तो like comment share कर दें यार. And इसी के साथ thank you so much for watching this video. Bye, मिलते हैं एक new video में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. Bye, take care, अल्लाह हाफिज़.